हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में, जो कि आपको पता ही हमारी तैयारी चल रही है यहाँ पर केवीएस टीजीटी सोशल साइंस की। तो अगर आपका टीजीटी सोशल साइंस है केवीएस में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पेस्टोरलिस्ट्स इन दी मॉडर्न वर्ल्ड, या फिर इनको बोलते हैं आधुनिक विश्व में चरवाहे। ठीक है, एक चीज और बता दो, आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो स्पेशली यहाँ पर केवीएस के लिए है। दूसरी बात ये है कि आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि नहीं हुए हैं अभी तक, तो एनवीएस के भी हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। वैसे मैं यहाँ पर सारे कंप्लीट करा दूंगी। बात आती है अब एग्जाम की, तो एग्जाम आपका चाहे फेब में हो चाहे मार्च में हो, आपको अपनी तैयारी बस उसी स्पीड से चलानी है, फोकस के साथ। ठीक है, तो चलिए लाइव क्लास होगी, उस लाइव क्लास में आपको जरूर आना है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इसीलिए आपको पता चल जाएगा कि लाइव क्लास कब है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। और आज का टॉपिक है हमारा आधुनिक विश्व में चरवाहे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी इसमें चीजें मेंशन है वो मोस्टली उस बारे में बात कम ही की जाती है, तो इसको भी इंक्लूड किया गया है। केवी देख लेते हैं यहाँ पर। वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो पेस्टोरल नोमैड्स हैं, यानी जो चरवाहे हैं, वो जो घुमंते चरवाहे हैं। घुमंतु चरवाहों का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, और इसी में ही उनकी लाइफ पूरी निकल जाती है, और जो भी उनको काम करना होता है वो भी उसी हिसाब से होता रहता है। उनके मूवमेंट्स, यानी वो कहाँ पर रहते हैं, क्या क्या करते हैं, किस तरीके से उनका जीवन चलता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे पेस्टोरल कम्युनिटी। पेस्टोरल कम्युनिटी यानी जो चरवाहे हैं उनमें कौन कौन सी कम्युनिटी शामिल है, और स्पेसिफिकली उनके बारे में देखेंगे, कुछ कम्युनिटीज के बारे में। दूसरा देखेंगे हम कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, यानी जो पेस्टोरल है, यानी जो चरवाहे हैं, ये चरवाहे जो समुदाय हैं, इनका जब भारत के ऊपर या फिर किसी भी कंट्री के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम वी विल फर्स्ट फोकस ऑन इंडिया एंड देन अफ्रीका। तो पहले हम इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे समुदाय हैं, कौन कौन सी कम्युनिटी हैं नोमैड्स वाली, पेस्टोरल नोमैड्स वाली। और दूसरे हम देखेंगे अफ्रीका में कि अफ्रीका में कौन कौन सी कम्युनिटी हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। उसके बाद इनकी जो लाइफ है औपनिवेशिक टाइम में, यानी जब इनके ऊपर दूसरे देशों ने अपना कंट्रोल कर लिया, तो कंट्रोल के बाद इनकी लाइफ कैसे चेंज हुई आपको पता ही है। जैसे हमने लास्ट अपनी क्लास में डिस्कस किया था कि इंडिया के ऊपर फॉरेस्ट के ऊपर कुछ नियम कानून लागू कर दिए थे, फॉरेस्ट लॉ नए आ गए थे, इनेक्ट कर दिया गया था। तो उनकी वजह से क्या हुआ, वहां के जो लोकल्स उनको काफी प्रॉब्लम होती थी, उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। तो यहाँ पर वो चीज तो है ही, साथ ही में जो चरवाहे हैं जो कि अपने कह सकते हैं कि माउंटेन्स पर रहते हैं या अलग अलग जगह पर मैदानी एरिया में रहते हैं, उन सबको क्या क्या दिक्कत झेलनी पड़ी, जिनके पास गॉड, शीप्स और कैटल ये सब थे, उनको इनको क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से लास्ट में जाके इनको बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी और अपना काम तक चेंज करना पड़ा। ठीक है, अब इनका क्या काम होता था, ये अपने जो भी इनके जानवर है उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। ये जो चैप्टर है इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में। हम राजा महाराजा के बारे में पढ़ते हैं, हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं, हम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये वाला जो एरिया है इसको कवर नहीं करते हैं। तो केवीएस ने इसको इंक्लूड कर लिया है इस बार कि भाई सब्जेक्ट नॉलेज भी आपको ठीक तरीके से होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेस्टोरलिज्म इन इंडिया एंड अफ्रीका, ये तो मैंने बोली थी आपको, इंडियन अफ्रीका के बारे में हम बात करेंगे, एंड देन कंक्लूजन देखेंगे कि इन सब चीजों के होने के बावजूद हमें इस वक्त क्या समझ में आया है। ठीक है, आधुनिक विश्व में चरवाहे। ठीक है, चरवाहे कौन होते हैं, जो अपने जानवरों को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, और यही उनकी एक तरीके से कह सकते हैं कि जीविका भी होती है। मतलब उनकी जो जिंदगी है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। बट उसके बाद बात आती है कि वो रहते कैसे होंगे। हम राजा महाराजों के जीवन के बारे में पता करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या हुआ होगा, और हमें काफी चीजें पता चलती हैं। लेकिन यहाँ पर जो चरवाहे हैं, चाहे वो पास्ट की बात कर लें या फिर अभी के टाइम की बात कर लें, तो इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए हमें। घुमंतु चरवाहा क्या होता है, ये सबसे पहले हम देखेंगे। यहाँ पर इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट्स। ठीक है, यानी जो घुमंतु लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों के साथ घूमते रहते हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो वे लोग जो अपने मवेशियों के लिए चारे की तलाश में, अब जब जानवर है तो उनको खाना भी चाहिए, तो खाना जहां पर उनको मिलता है वो वहीं पर ही चले जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, और उन्हें घुमंतु चरवाहा कहा जाता है, या फिर उनको घुमंतु चरवाहा कहते हैं।
तो इनकी लाइफ कैसी है, इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए। घास के लिए घास के मैदान ढूंढते हैं, जहां भी मिलता है वहां चले जाते हैं, तो काफी फ्री चीज हो जाती है, जहां भी मिल जाए जाता है वहीं पर ये अपने सारे के सारे मवेशियों को, जानवरों को लेके चले जाते हैं, चाहे वो शीप हो, चाहे गोट हो, कुछ भी हो, कैमल हो, वो अलग अलग एरिया की बात है। और वहां पर फिर क्या होता है, फिर उसको वापस ले आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले माउंटेन साइड की बात करेंगे, जिसमें कि पहाड़ों में सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीजें लिखवाती जाऊंगी, आप देखते जाना। जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से अगर बात देखें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट समुदाय है जिसको बोला जाता है गुज्जर बकरवाल। ठीक है, ये समुदाय है। आपसे स्ट्रेट पूछा जाए जम्मू कश्मीर में कौन सा समुदाय है, गुज्जर बकरवाल। तो ये जो समुदाय है ये क्या करते हैं, ये भेड़ बकरे जो होती है उनको उनको रखते हैं अपने पास, और फिर इधर से उधर लेके उनको घूमते रहते हैं। ठीक है, और उनका मेन काम ये है चारागाहों को ढूंढना, यानी जो ऐसी जगह है जहाँ पे वो उनको खिला सके। ठीक है, जहाँ पे हरी घास मिल जाए उनको, ऐसी जगह वो उनको लेकर जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन भी जरूरी है। तो ये वहां पर घूमते हैं। अब यहाँ पर चीज आती है कि क्या उनकी जिंदगी इतनी आसान होती है कि वो आराम से सारी चीज मैनेज कर लेते हैं? नहीं होती। वो क्या करते हैं, वहां पर चीजें चलती, एक साइकिल चलता है सर्दी गर्मी वाला, उससे अफेक्ट होती है उनकी लाइफ। ठीक है भाई, माउंटेन एरिया है तो कभी बर्फ भी पड़ेगी, कभी बर्फ पिघलेगी भी, तो उसी हिसाब से साइकिल पूरा जैसे चलता है उस हिसाब से जब बर्फ पड़ जाती है माउंटेन्स पर तो वो नीचे शिवालिक की पहाड़ियों में चले जाते हैं। लेकिन जब यहाँ से बर्फ हट जाती है और फिर जो घास के मैदान है बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं, तो फिर उससे वो वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से उनकी आवाजाही चली लगी रहती है, इधर से उधर उधर से इधर। ठीक है, और वो झुंड जो होते हैं उनके, जिसमें वो लोग पूरी फैमिलीज रहती है, उसको बोलते हैं फिर काफिला। ठीक है, उनका जो पूरा काफिला है वो इधर से उधर घूमता रहता है। तो आपने देखा होगा कि उनकी ड्रेसिंग सेंस भी इसी तरीके से हो जाती है, मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं वो इन चीजों को लेकर। दूसरी बात ये है कि यहाँ तो हमने बात कर ली जम्मू कश्मीर की, अब हम बात करेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या कौन सा समुदाय है जो इंपॉर्टेंट है, तो हिमाचल प्रदेश में एक गद्दी समुदाय है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ये भी नोमैडिक पीपल ही होते हैं, मतलब ये भी इधर से उधर घूमने वाले लोग ही हैं। इनको ये गद्दी समुदाय, गद्दी कम्युनिटी है। ठीक है, और ये भी इस तरीके की चीजें करते हैं कि जब भी पहाड़ों में बर्फ इधर की तरफ ज्यादा होती है तो फिर वो नीचे की साइड पहुंच जाते हैं पहाड़ों में, जहाँ पे थोड़ी बहुत उनको जानवरों को जीने के लिए जो जितने भी खाने की जरूरत है वो पूरी हो जाए, फिर वापस से वो जब बर्फ पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, तो वापस से वहीं पर चले जाते हैं। ठीक है, यही सब चीज उनका पूरी जिंदगी चलता ही रहता है, लाइफ टाइम ये चीजें चलती रहती है। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज डिसाइड की होती है पहले से ही कि कहाँ पे जाना है, कैसी चीजें हैं। अगर वहां पर बात नहीं बनती तो फिर कहीं और भी निकल जाते हैं, ऐसी कोई इनको बात नहीं होती। यहाँ पर आपको एक वर्ड बता रही हूँ जो कि है आपका, मतलब बेसिकली इनको क्या चीज ढूंढना होता है, ग्रेजिंग ग्राउंड ढूंढने होते हैं जहाँ पे अपने जितने भी शीप्स वगैरह हैं उनको ले जा सके। यहाँ पर आपको एक वर्ड याद रखना है जिसका जो है रिंगल। ठीक है, तो रिंगल क्या होता है ये बताइए जरा। तो रिंगल होता है एक तरीके का बांस। क्या होता है ये? रिंगल होता है एक तरीके का बांस। ठीक है, पहाड़ी बांस इसको बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें आपने देख ली है। जम्मू कश्मीर में पूछा जाए तो गुजर बकरवाल, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश में तो गद्दी। ठीक है, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो सर्दी गर्मी के हिसाब से ये लोग जगह चेंज करते रहते हैं। तो गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे जो हैं वो किस तरीके से कहाँ किस मौसम में जाते हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सर्दियों के टाइम में ये कहाँ चले जाते हैं? भाबर की तरफ। ठीक है, कहाँ पर? भाबर की तरफ। भाबर आप कह सकते हो एक तरीके के सूखे जंगल। ठीक है, भाबर क्या होता है? सूखे जंगल। मतलब काम चलाने के लिए सर्दियों में ये लोग किस तरफ चले जाते हैं? सूखे जंगल में मिलते हैं, पर ये कि जो इनके जानवर है वो वहां पे ठीक तरीके से खा पी लेते हैं, मतलब उनका काम चल जाता है, ये वाली चीज है। तो सर्दियों में वो सूखे जंगल में चले जाते हैं, तो इसको बोला जाता है भाबर। ठीक है, ये जो पहाड़ियों का जो निचला हिस्सा होता है उसके आसपास वाली जो जगह होती है वहां पे जो जंगल हो जाते हैं वो सूखे जंगल की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा यहाँ पर एक वर्ड है बुग्याल। तो ये बुग्याल में कब जाते हैं? गर्मियों के टाइम में। ठीक है, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और ये क्या है यहाँ पर? घास के मैदान। ठीक है, घास के मैदान, आपको ये याद रखना है। ये तो निचली पहाड़ियों की तरफ है भाबर, और ये ऊंची पहाड़ियों की तरफ है। ठीक है, घास के मैदान।
ये गर्मियों का हिसाब किताब है और ये सर्दियों का, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ही, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक दो ही समुदाय हैं, बाकी और समुदाय भी हैं जो इसी तरीके से सीजन के चेंज होने के साथ साथ इधर उधर आते जाते रहते, सर्दी गर्मी के हिसाब से। ठीक है, इसी में से कुछ और नाम हैं, जैसे कि भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय। ठीक है, ये समुदाय भी इसी तरीके से चेंज करते रहते हैं जगहों को मौसम के हिसाब से, जहां पे इनको लगता है कि सही रहने की जगह है वहीं पर चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये चारागाह ढूंढते हैं। ठीक है, एक ऐसी जमीन ढूंढते हैं जहां पर ये अपने जानवरों को चरा सकें। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हिमाचल में, तो और भी ऐसे समुदाय हैं और भी कम्युनिटीज हैं जो कि सीजन के हिसाब से इधर उधर चाहते हैं, जैसे कि भोटिया समुदाय, शेरपा समुदाय, किन्नौरी समुदाय। ठीक है, तो इनका भी यही चीज है। अब देखिए, चरवाहों के बारे में अगर कुछ मैं आपको बात बताऊं तो वो आपको ध्यान रखना है। ये जब अपने जानवरों को लेकर जाते हैं किसी जगह पर, तो वहां पे क्या करते हैं कि थोड़े टाइम के लिए ही छोड़ देते हैं अपने जानवरों को, और फिर जगह शिफ्ट कर लेते हैं, मतलब खुद को शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी जगह पर, मतलब चले जाते हैं कहीं और। ऐसा नहीं कि वहीं पर ही उस पूरी जमीन को खाली कर देंगे, जब बिल्कुल खत्म कर देंगे बिल्कुल तभी जाएंगे, ऐसा नहीं है, उसको छोड़ देते हैं और फिर चले जाते हैं। इस तरीके से जो जमीन है उसको भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, रेस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीजें इस्तेमाल के लिए जो जमीन है वो दोबारा से फिर बनने लगती है। तो ऐसा नहीं है कि एक जमीन पर बहुत सारे जानवर जो है वो ग्रेजिंग जो ग्राउंड्स है वो हैं, सब अपने अपने हिसाब से आते हैं और फिर थोड़े टाइम के लिए चले जाते हैं, मतलब शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये वाली बहुत बढ़िया चीज है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर पठारों, रेगिस्तान और मैदान। तो ये तो हमने माउंटेन साइड देख लिया कि माउंटेन साइड की अगर बात करें तो किस तरीके से वहां के लोगों का जीवन है। सीजन के हिसाब से वो पहाड़ियां चेंज कर लेते हैं और फिर अपना गुजारा चला लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब हम बात करेंगे कि और भी तो जगह है, जैसे कि डेजर्ट एरिया है या फिर प्लेन्स है, वहां पर किस तरीके की चीजें होती होंगी। क्या वहां पर भी सेम ही सिचुएशन होंगी जो कि वहां पर होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जगह बदली है तो वहां का एनवायरमेंट चेंज होगा। वहां पर सर्दी है तो वहां पर कुछ और दिक्कतें भी आ सकती है। तो यही चीजें यहाँ पर पठारों, रेगिस्तान और मैदान में। तो यहाँ पे देखेंगे हम एक समुदाय है जिसको बोलते हैं धंगर समुदाय, और ये ध्यान रखना है ये कहाँ का समुदाय है, ये है महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का ये एक समुदाय है और ये एक पास्टोरल कम्युनिटी इसको कह सकते हैं, चरवाहा समुदाय भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है ना, और इस कम्युनिटी में अगर बात करें तो ज्यादा जो लोग हैं वो कौन है, गडरिये। ठीक है, यानी शेफर्ड्स हैं ज्यादातर, मतलब जो ज्यादा संख्या है वो गडरियों की ही है इस वाले समुदाय में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, इसके अलावा चादर वगैरह बनाने का भी काम करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत व्यापार भी करते हैं, कंबल बनाते हैं, चादर बनाते हैं। तो इन सब चीजों से इनका जो अर्निंग है वो ठीक ठाक हो जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि एक एक काम नहीं कर रहे हैं, एक के साथ साथ और काम भी ये करने में लगे हैं। इसके अलावा भैंस वगैरह भी ये लोग पालते हैं। तो जो धंगर समुदाय है, मेनली इनको धंगर गडरिये अगर कहें, तो यहाँ पर चीजें किस तरीके से चेंज होती है, यहाँ पे मौसम में बदलाव आता है कि कभी बरसात हो जाती है, ठीक है, कभी बरसात नहीं होती है। तो ये वही वाली जगह है। तो ये उस एरिया में रहते हैं महाराष्ट्र के, कैसे एरिया में, पठार वाले एरिया में रहते हैं, जहाँ की अगर एनवायरनमेंट की बात करी जाए तो कैसा एनवायरनमेंट रहता है, ड्राई एनवायरनमेंट रहता है। कैसा, अर्धशुष्क एनवायरनमेंट यहाँ पर रहता है, इलाका है, और इस वजह से यहाँ के जो हालात हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ की अगर बारिश की बात करें तो इस एरिया में बारिश जो है वो बहुत ही कम होती है, तो कम बारिश होगी, इसी तरीके की वहां पर क्या कहते हैं, वेजिटेशन भी होगी, तो मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं है वहां की। और जो अगर हम बात करें तो कैसे वहां पे वेजिटेशन पाई जाती है, वही जो कटीली झाड़ियां वगैरह होती है, इस तरीके की वहां पर वेजिटेशन पाई जाती है। तो उसी हिसाब से फिर वहां पे जानवर भी होंगे, है ना, वही वाली बात है। अगर फसल की बात की जाए तो यहाँ पर जो बाजरा है इसकी फसल तो हो जाती है, लेकिन कुछ ज्यादा फसल यहाँ पर नहीं हो पाती। बाजरा की फसल के लिए ये थोड़ी सी जगह ठीक है, और मानसून के होने की वजह से भी यहाँ के जो लोग हैं उनको इधर उधर आने जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखिए, जो बात की है बाजरा की फसल बेन होती है, तो अक्टूबर मंथ में बाजरा की फसल कट जाती है। तो इस फसल के कटने के बाद क्या होगा, अब ये लोग क्या करते हैं, पश्चिम की तरफ चलने लगते हैं, और यहाँ पे क्या, किस तरफ जा रहे हैं, ये कोंकण की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, किस तरफ बढ़ रहे हैं, अब ये इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं, किस इलाके की तरफ, कोंकण की तरफ बढ़ रहे हैं।
और यहाँ पे जाते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ से तो इनका काम खत्म हो चुका है, तो ये इस तरफ जाते हैं पश्चिम की तरफ, महाराष्ट्र के पास ही ना, आपको पता है कोंकण के बारे में। तो इस तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पर जब ये पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी इनको किसान मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा उत्साहित होते हैं इनकी वेलकम करने के लिए, यानी इन लोगों का वेलकम करने के लिए ये किसान काफी ज्यादा उत्साहित होते हैं और उनको चावल वगैरह, मतलब जो वहां पर कम उगती है खेती, जिन चीजों कम होती है उनको वो भी दिया करते हैं। अब बात ये है, इन दोनों में भाईचारे की बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जिस वक्त ये लोग कोंकण की तरफ पहुंचते हैं उस वक्त कोंकण में जो खरीफ की जो फसल होती है वो कट चुकी होती है और जमीन रेडी होती है रबी की फसल के लिए। ठीक है, तो अभी गैप वाला टाइम है और जो जमीन है वो अभी खाली पड़ी हुई है और रबी की फसल अभी होगी, खरीफ की फसल अभी कट चुकी है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोंकण के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो किसान पहुंचते हैं अपने जानवरों के साथ, तो उनको काफी अच्छा एक ग्रेजिंग ग्राउंड उनको मिल जाता है और वो वहां पर उनको काफी ज्यादा फायदा मिलता है। तो धंगर जो है, हम किस समुदाय की बात करें? धंगर समुदाय की, कि धंगर समुदाय उस एरिया में तो बाजरा उगाते हैं और फिर किस तरफ बढ़ जाते हैं इसकी कटाई के बाद? कोंकण की तरफ, और यहाँ के किसानों से मिलते हैं और जो जमीन है वो काफी पड़ी हुई होती है। तो यहाँ के जो धंगर समुदाय यहाँ पर कोंकण में आया है वो अपने जो जानवर है उनको यहाँ पर बहुत ही आराम से यहाँ पर रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और जो स्टबल होता है, यानी जो फसल कटने के बाद थोड़ा सा रह जाता है ना हिस्सा, ठूंठ बोलते हैं उसको, स्टबल, तो उसको खा लेते हैं इनके जानवर, मतलब धंगर जो समुदाय के जानवर हैं वो उनको खा लेते हैं। तो जमीन जो है वो काफी ठीक हो जाती है। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो जो कम्युनिटीज है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी की हेल्प से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, वही वाली बात है। और जब मानसून की बारिश शुरू हो जाती है यहाँ पर, तो जो धंगर समुदाय है, जो आपको याद रखना है, ये महाराष्ट्र का समुदाय धंगर, ये कोंकण और उसके जो एरिया है उसको छोड़कर दूसरी जगह पे फिर चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास जो भी मवेशी होते हैं, यानी भेड़े जो होती है ना इनके पास, वो इस मौसम को टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं बरसात वाले मौसम को। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से चले जाते हैं। तो आई होप आपको ये धंगर वाला समुदाय का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये कैसा समुदाय है, इनके पास क्या क्या चीजें हैं ये भी आपको पता है। गडरिया समुदाय है और भैंस वगैरह भी ये पालते हैं। इसके अलावा कंबल और चादर भी बनाने का काम करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, सबका प्रॉफिट हो रहा है। ये जो यहाँ के समुदाय के लोग हैं, महाराष्ट्र के धंगर, इनका भी प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। जब ये यहाँ से कोंकण चले जाते हैं तो वहां के किसान भी इनका वेलकम करते हैं और वहां पर भी इन दोनों को ही प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बात करते हैं एक और जगह की, जो कि आपका कर्नाटक, ठीक है, और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सिर्फ रटना नहीं है, उस समुदाय के बारे में आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि जो रबी की फसल है वो कौन से सीजन की फसल है? रबी की जो फसल है वो है आपका स्प्रिंग क्रॉप। ठीक है, स्प्रिंग क्रॉप है, और मतलब आप कह सकते हैं सर्दियों की ये फसलें होती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें खरीफ की, तो इसका जो टाइम रहता है वो रहता है सितंबर से लेके अक्टूबर तक। कटने वाली फसलें होती है सितंबर से लेके अक्टूबर में, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ऑटम क्रॉप। ठीक है, तो ऑटम क्रॉप बोला जाता है खरीफ को और स्प्रिंग क्रॉप कहा जाता है रबी को। ठीक है, चलिए, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो इलाका है वो कैसा है? काफी ज्यादा ड्राई इलाका है। यहाँ का जो पठार है, प्लेटू है, वो ड्राई है। तो ड्राई होने की वजह से यहाँ पर स्टोन यानी पत्थर वगैरह भी काफी सारे हैं। तो ये इलाका आप समझ गए हैं किस तरीके का है। तो यहाँ पे जो जानवर है मोस्टली किस तरीके के जानवर हैं? जैसे कि शीप हो गए, गोट हो गए, और मेनली यहाँ पर गडरिया समुदाय ही रहता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर एक समुदाय है उसकी बात करेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र में धंगर था, ऐसे ही यहाँ का समुदाय है गोल्ला समुदाय। क्या है? गोल्ला समुदाय, गोल्ला कम्युनिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। महाराष्ट्र में कौन सा था? धंगर, और आंध्र प्रदेश कर्नाटक का समुदाय है गोल्ला समुदाय। लेकिन ये समुदाय के लोग ज्यादातर किस चीज को पाला करते थे? गाय भैंस को पाला करते थे। ठीक है, और अगर हम बात करें कुरुमा और कुरुबा कम्युनिटी की, तो ये पाला करते थे किसको? ये मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। कुरुमा और कुरुबा कम्युनिटी किसको पाला करते थे? ये पाला करते थे भेड़ बकरी। ठीक है, तो हर समुदाय जरूरी नहीं है एक ही तरीके के जानवरों को पाल रहा है, वो अलग अलग हिसाब रखते थे। जैसे कि
गोला समुदाय जो है वो गाय भैंस को रखते थे, और जो कुरुमा और कुरुबा है वो भेड़ बकरी को रखते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके अपने जानवरों को ले जाने की जगह भी का सिलेक्शन भी अलग तरीके से हो सकता है, सीजन का सिलेक्शन भी अलग हो सकता है। वही चीज यहाँ पर देखने को मिली है। जहाँ पे हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो सर्दी गर्मी का असर पड़ता है, लेकिन इस एरिया में किस चीज का असर पड़ता है? इस एरिया में असर पड़ता है सूखे का और बरसात का, क्योंकि इनके पास जो जानवर है ना वो जरूरी नहीं है कि दोनों ही कंडीशन बर्दाश्त कर सके, तो उनको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। कुछ जिनके पास उस फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से जानवर होते हैं वो उस एरिया में रह जाते हैं और फिर चले जाते हैं, और कुछ वहां से एरिया में जब बारिश होती है तो उस एरिया को छोड़ देते हैं। तो वही वाली चीज है, इसलिए इसीलिए तो इनको नोमैडिक बोला जाता है, यानी घुमंतु चरवाहे बोला जाता है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरे जगह ही घूमते रहते हैं, उनकी पूरी लाइफ इसी चीज में चली जाती है, ठीक है। अब देखिए मानसून की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जमीन बिल्कुल गीली हो जाती है और एक तरीके से दलदली सी जमीन हो जाती है, तो सिर्फ भैंस वगैरह जो है वो इस तरीके के जो जानवर है वो ही यहाँ पर रह पाएंगे, बाकी यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो कंडीशन भी ध्यान रखनी पड़ती है अपने जानवरों के हिसाब से ही। अगर चरवाहों की बात किया जाए तो इनमें एक नाम और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपका कौन सा समुदाय? ये है बंजारा समुदाय, ठीक है, बंजारा। तो हमने किन किन की बात कर ली है? हमने बात कर ली है अभी तक धंगर की, इसके अलावा हमने बात की गोला समुदाय की, फिर हमने बात की कुरुमा कुरबा समुदाय की, और फिर हम बात कर रहे हैं अब बंजारा समुदाय की। आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, ठीक है। बंजारे जो हैं वो कौन कौन सी जगह पर पाए जाते हैं? यूपी में, इसके अलावा ये पाए जाते हैं पंजाब में, ठीक है, पंजाब के अलावा मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये लोग क्या है बहुत दूर दूर चले जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, और जो भी इनको चीजें मिलती हैं वो वहां से लेते रहते हैं, मतलब अनाज वगैरह मिल जाए तो वो भी ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जानवरों को भी इधर उधर ले जाते रहते हैं, बेच देते हैं। और मेनली इनका पर्पस क्या होता है, जो कि हर किसी का ही होता है, कि इनको सही घास के मैदान मिल जाए जहां पर ये अपने जानवरों को ले जा सके, ठीक है ना। एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है कि गोला समुदाय के लोग क्या पालते थे? तो ये थे गाय भैंस और कुरमा कुरबा भेड़ बकरी। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इग्नोर कर देते हैं बच्चे, पर आपको ये चीज ध्यान रखने वाली है, ठीक है। फोडर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही है, चारा तो सबसे ज्यादा जरूरी है जानवरों के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। राजस्थान में जो रायका समुदाय है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये खेती करता है, और खेती के साथ साथ क्योंकि ये एरिया ऐसा है राजस्थान में कि फसल कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, तो उपज के हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है, बारिश वगैरह को इतना हिसाब किताब होता नहीं है, तो खेती के साथ साथ के एक और काम भी करते हैं, चरवाहे भी हैं, ठीक है। तो ये इनका भी यही काम है अपने जानवरों को इनको चराने के लिए, ठीक है, इधर से उधर लेके जाना पड़ता है। तो खेती के साथ साथ चरवाही का काम भी ये लोग करते हैं। अगर हम बात करें कि कौन से टाइम में कहाँ चले जाते हैं, तो बरसात के टाइम में ये ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे इन जानवरों के लिए खाना इनको मिल जाए, जैसे कि बाड़मेर या फिर जैसलमेर, इसके अलावा जोधपुर और बीकानेर, ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे इनके जो जानवर है वो सरवाइव कर सके, क्योंकि यहाँ पे इनको इजीली चारा मिल जाता है। और अक्टूबर का मंथ आते आते जो है सूखने लगता है, सूखा आने लगता है, ठीक है, और चारागाह जो है वो सूख जाते हैं बिल्कुल। तो इनको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे इनको जगह शिफ्ट करनी पड़ेगी, ये यहाँ से चले जाते हैं और दूसरे इलाकों की तलाश में चले जाते हैं, ठीक है, और सोचते हैं कि जब बारिश होगी तब फिर से वापस इस एरिया में आ जाएंगे। तो वही वाली बात है, इधर से उधर तो घूमना पड़ेगा ही, अगर जानवरों को सर्वाइव करना है तो उनको खाने के लिए तो चाहिए ही, एक जगह पर कहाँ पे इतना खाने के लिए लाएंगे। और बहुत सारे इनके पास आपको पता ही हर्डर्स होते हैं, यानी बहुत सारे इनके पास झुंड होते हैं, तो इनको लेके इनको जाना पड़ता है। झुंडों को रेवड़ भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो रायका जो है उसका जो एक तबका है, यानी एक जो ग्रुप है, वो ऊंट भी पालता है, ठीक है, और कुछ जो तबके हैं वो क्या पालते हैं, वो भेड़ बकरियां भी पालते हैं, ठीक है। तो कुछ ऊंट और कुछ भेड़ बकरियां, तो उस हिसाब से वो मौसम के हिसाब से भी उनका इधर उधर आना जाना लगा ही रहता है लगभग। आपको पुष्कर मेला का तो पता ही, जहाँ पे एक बड़ा जानवरों का मेला लगता है, वहां पर ऊंटों को भी वहां पर ले जाया जाता है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है आपसे फेयर के बारे में, ये है कि इनको जो भी जहां भी जो सफर में जो चीजें मिलती हैं वो उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। तो यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इनको हर एरिया के हिसाब से खुद को ढालने की आदत पड़ जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि औपनिवेशिक काल में घुमंतु जो चरवाहे थे, नोमैडिक जो पीपल थे, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। जैसे कि आपको पता ही है कि चाहे वो गांव की बात हो या फिर शहर की, यानी अर्बन और रूरल एरिया हो, औपनिवेशिक टाइम में सब कुछ चेंज हो गया था, काफी सारे नियम बनाए गए थे। तो ऐसे ही फॉरेस्ट में भी कुछ नियम बनाए गए थे। अब जो अंग्रेज थे उनका कहना ये था
कि देखिए आपको पता ही है किसी भी देश को जब अपना उपनिवेश बना लिया जाता है, उस पर कंट्रोल कर लिया जाता है, तो मेन चीज प्रॉफिट ही होती है। तो प्रॉफिट की बात ये थी कि उनको अपना लगान वसूल करना था, वो टैक्स बढ़ाना चाहते थे, वो चाहते थे कि राज्य की ज्यादा से ज्यादा इनकम हो। अंग्रेजी चाहते थे कि हमारे पास जो रेवेन्यू है वो ज्यादा से ज्यादा आए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कहा कि खेती की जाए, ठीक है। और जो खाली पड़ी जमीन थी उस पर भी खेती करने की उन्होंने बात करी। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही थी। तो उनका ये था कि ज्यादा से ज्यादा खेती की जाए, और कॉमर्शियल उन्होंने खेती की बात करी, उन चीजों की खेती की जिनसे उनको फायदा हो सके या फिर वो इंग्लैंड उसको भिजवा सके। और मेन उनका जो पर्पस था वो प्रॉफिट ही था, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज की, जैसे कि अगर यहाँ पर बात करें कॉटन के क्रॉप की बात करें, या फिर जूट की बात करें, ठीक है, या फिर वीट की बात करें, या फिर कुछ भी जो भी ऐसी चीज जो कि उनके फायदेमंद थी, ऐसी खेती की उन्होंने बात की। दूसरी बात ये थी कि उनको लगता था कि जितना ज्यादा लगान आएगा, जितना ज्यादा रेवेन्यू आएगा, उतना बढ़िया है। तो उन्होंने सबसे पहले उन सब जगहों को अलग अलग कर दिया जहां पर जहां पर खेती नहीं की जा रही थी। तो ऐसी जमीन को वो लोग क्या बोलते थे, उसको बोलते थे वेस्ट लैंड, यानी बेकार जमीन। ठीक है, तो जो उनका वेस्ट लैंड का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि अनकल्टिवेटेड जो जमीन है उसका मतलब है अनप्रोडक्टिव। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। वेस्ट लैंड का क्या कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर खेती नहीं हो रही है, इसका मतलब वो जमीन कैसी है, बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है, वहां से उनको कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने उसको वेस्ट लैंड की कैटेगरी में रख दिया। और बाद में क्या बोला कि जो जमीन है उसके ऊपर खेती की जाए। और ये जो जमीन थी उसको बहुत सारे लोगों को दे दिया गया, ठीक है, उनको गाँव का मुखिया बोला गया जिनको ये जमीन दी गई। और यही चीज थी कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो सके, जो कमर्शियल क्रॉप्स है वो ज्यादा से ज्यादा उगाई जाए, ठीक है। तो यही थी। अब इससे नुकसान किसको हुआ, नुकसान हुआ यहाँ पर चारागाह वाले जो लोग थे। एक सेकेंड, यहाँ पर नुकसान किसको हुआ, बेनिफिट तो हो गया अंग्रेजों को, लेकिन नुकसान किसका हुआ, जो चरवाहे थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने जानवरों को चारे के लिए, तो जो चरागाह थे वो सिमटने लगे, यानी जो ग्रेजिंग ग्राउंड थे वो सिमटने लगे और चारवाहों के लिए समस्या आने लगी। तो ये पहला प्रभाव था जो कि देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा पर्पज उनका रेवेन्यू हो गया था। उन्होंने कहा कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इस जमीन को खेती की जमीन में, ठीक है, जो खाली पड़ी जमीन है, पड़ती जो जमीन है उसको हम क्या करेंगे, खेती करवाएंगे। और सेकंड जो इफेक्ट पड़ा था उनकी लाइफ पर वो था वन अधिनियम बनने लगे। आपको पता ही है फॉरेस्ट एक्ट जो है वो इनेक्ट किए गए थे, लागू किए गए थे। तो उसमें रिजर्व कैटेगरी और प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखा गया था वनों को। रिजर्व जो कैटेगरी थी उसको बोला जाता है आरक्षित कैटेगरी, ठीक है, और प्रोटेक्टेड जो कैटेगरी है उसको बोला जाता है संरक्षित कैटेगरी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था, आरक्षित जो थी उसमें देवदार और साल जैसे जो पेड़ थे जो कि अच्छे टिम्बर के लिए फेमस थे, उनको अपने यूज के लिए इनको क्या था, इनको ये वाले पेड़ लगाने थे यहाँ पर आरक्षित वाले वनों में। और पूरी तरीके से यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन था, यानी कोई भी नहीं आ सकता था, कोई भी यहाँ पर आने जाने की बिल्कुल ही मनाही थी। संरक्षित जो कैटेगरी थी उसमें कुछ परंपरागत अधिकार दिए गए, ठीक है, लोगों को। बाकी पूरे तरीके से रिस्ट्रिक्शन थी लोगों को यहाँ पर आने में, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा था कि अगर तुम अपने जानवरों को यहाँ पर चराने के लिए लेके आओगे तो यहाँ पे पौधों की बढ़त मारी जाएगी, और जो पौधे लगाए, बीज जो बोए गए हैं, जो काम उन्होंने शुरू किया है उस एरिया में, वो ठीक से नहीं हो पाएगा उनके इंटरफेयर करने की वजह से। तो परंपरागत अधिकार इन्होंने रखे यहाँ पर। इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स, ठीक है, यानी थोड़ा बहुत आ सकते हैं लेकिन पूरे तरीके से उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, थोड़े बहुत अधिकार दिए गए संरक्षित वाले में। तो होना क्या था ये, क्योंकि उनका जो प्रवेश है वो अब पूरी तरीके से पाबंदी लग गई थी, तो उनकी डेट फिक्स हो गई थी कि इस डेट से इस डेट तक तुम रह सकते हो, और इससे ज्यादा अगर डेट पर रहे तो तुम्हारे ऊपर फाइन लगेगा, ठीक है ना। ये भी चीज लागू कर दी गई थी कि अब भाई इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गया था कि बहुत ही ज्यादा इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। इनका यही था कि अब इस चीज से क्या हुआ, जो चारागाह थे वो काफी कम हो गए,
और जो जानवर थे उनको एक ही जगह पर बहुत ही ज्यादा झुंड आने लगे, मतलब एक ही जगह पर बहुत ही ज्यादा जानवर चरने लगे। तो जमीन जो है वो बहुत ही कहीं कहीं तो जमीन थी, तो पूरी तरीके से जानवर जो है उनका पेट भी नहीं भरता था, तो बहुत सारी हालत जो है लोगों की खराब होने लगी थी, जिसका असर आगे आने वाले टाइम में देखने को मिला भी। अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो यह है 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया गया, क्योंकि इन लोगों को लगता था कि जो घुमंतु लोग हैं वो बर्बर प्रवृत्ति के हैं और बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, 1871 में उनके सिर्फ सस्पिशियस नेचर की वजह से, मतलब उनको लगा कि शक की नजर से उनको देखा करते थे घुमंतु लोगों को, और बोला कि ये लोग सही नहीं है और इस तरीके की चीजें बोलते थे। तो ये चीज करते करते उन्होंने 1871 में गवर्नमेंट ने क्या किया, अपराधी जनजाति कानून, जिसको हम बोल सकते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ये लागू किया, जिसमें कि कुछ जनजातियों को क्या कर दिया गया, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि ये आपराधिक जनजाति है। ठीक है, उनकी एक पूरी लिस्ट बनाई गई। ठीक है, और बोला गया वो बाय बर्थ और बाय नेचर क्या होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के ही होते हैं, इस तरीके की उनको बात की गई। तो ये चीजें हो जानी थी, तो फिर उनका आना जाना तो अपने आप ही बंद हो ही जाना था, तो उनके साथ जो जानवर थे वो भी कैसे वहां पर सरवाइव कर पाते, तो यही वाली बात थी। नेक्स्ट हम बात करें टैक्स वसूली का काम। देखिए, टैक्स वसूली का काम मेनली जो उनका रीजन था वो था हमारी जमीन पर जो जानवर है वो नहीं आए, तो जानवरों नहीं लाए जाए, इसके लिए उन्होंने हर एक जानवर पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, यानी उनके जो पालतू जानवर थे उन पर टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हर एक चीज पर अब हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, अंग्रेजों ने ये चीज बोली। जमीन पर टैक्स लगा दिया था उन्होंने, नहरों के पानी पर टैक्स लगा दिया था, नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। ठीक है, और जो खरीदने की और चीजें थी उन पर भी काफी चीजों पर उन्होंने टैक्स लगाया, और साथ ही साथ जानवरों पर भी टैक्स थोप दिया कि भाई जानवरों की काउंटिंग होती थी और उस हिसाब से उनके ऊपर टैक्स डिसाइड होता था कि इस एरिया में जितने जानवर आए हैं, और इस काम के लिए उन्होंने ठेकेदार भी बना दिए थे। और ये बात हो रही है 1850 से 1880 के बीच में, कि इन्होंने क्या ठेकेदार रख दिए थे इस चीज के लिए भी। ठीक है, वसूली करने के लिए भी। तो इस तरीके से हम एक और टैक्स की बात करते हैं जानवरों पर, इसको बोला जाता था चरवाही टैक्स। ठीक है, चरवाही टैक्स, कि जो जानवर चरवाने के लिए ला रहे हो उसके लिए भी तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, और हर एक जानवर पर यानी प्रति मवेशी टैक्स उनको दिया जाना था। और इस टैक्स को वो बढ़ाते गए ताकि अपने आप ही, क्योंकि टैक्स तो वो दे नहीं पाएंगे, टैक्स नहीं दे पाएंगे तो आ भी नहीं पाएंगे, तो यही सारी चीजें हो गई। और उनको फिर एक पास दिया जाता था, एक पास के थ्रू ही वो अंदर जा सकते थे, अगर पास नहीं है उनको तो फिर नहीं जा सकते थे। तो ये काफी घटिया चीज थी कि बिल्कुल ही अपने ही प्रॉफिट के पीछे इतनी बुरी तरीके से पड़े हैं वो, कि उन्होंने हर किसी को इग्नोर किया। ठीक है, तो जिनके पास पास नहीं होता था तो वो जा ही नहीं सकते थे अंदर, और पास किसके पास होता, जो कि टैक्स पे करेगा। ठीक है ना। अब आगे क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एक, देखिए राइकास इस एरिया में है। ठीक है, इसके अलावा बंजारास इस एरिया में है यहाँ पर। ठीक है, गद्दी, गुज्जर, और ये यहाँ पर मोमपास। ठीक है, ये यहाँ पर है, और ये तीनों हमने अभी पढ़े थे। ठीक है, तो यही सारे हैं, इनकी लोकेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब बात आती है कि जो बदलाव हुए थे, टैक्स लगे या फिर आपराधिक जो नियम है, अधिनियम है वो बना, इनसे इनकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें हमारे घर में रहने के लिए मना कर दिया जाएगा तो कुछ तो दिक्कत होगी ही, बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगी तो काम भी चेंज करना पड़ेगा। हुआ क्या कि स्वतंत्र आवाजाही पर रोक लगा दी गई और परमिट के बिना आने जाने पर पूरे तरीके से जुर्माना लगा दिया गया, ये व्यवस्था कर दी गई। उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया और क्षेत्र विशेष में ही रहने के लिए निर्देश दिया गया, कि उनको एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया कि तुम्हें सिर्फ ये एरिया दिया गया है, अपने मवेशियों को इस जगह तुम ले जा सकते हो, अगर ले जाना है तो, नहीं तो टैक्स देना है। स्थानीय पुलिस की सतर्क निगरानी में परमिट के आधार पर ही उनको इधर से उधर आने जाने दिया जाता था, और प्रत्येक समूह को मवेशियों की संख्या के आधार पर पास जारी किया जाता था। ठीक है, तभी वो चारागाह में घुसने से पहले उनको पास दिखाना पड़ता था। तो ये जो समस्या है ये बढ़ती ही जा रही थी। अब भाई क्या बात है कि जो चरवाहे हैं, जो चरागाह हैं, उनकी संख्या तो कम होने लगी। ठीक है, थोड़े बहुत ही बचे थे, सारी जमीन तो उन्होंने ले ली थी कंट्रोल में अपने अपने काम के लिए, लकड़ी के लिए। लेकिन क्योंकि पास्चर्स की शॉर्टेज हो गई थी तो लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा बदलने लगी, चारा कम पड़ने लगा, और चारे कम पड़ने की वजह से जो जानवर थे वो ज्यादा से ज्यादा मरने लगे। ठीक है, आपको पता है न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पेट नहीं भरेगा तो दिक्कत ही होगी। तो कह सकते हैं अंडर फैट की प्रॉब्लम हो गई थी, और फिर जो कैटल थे वो बहुत ज्यादा मर गए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बदलावों का सामना में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें देखने को मिली। जानवरों की संख्या कम कर दी गई, जो लोग थे उन्होंने जानवर पालना जो है वो काफी कम कर दिया था।
कुछ तो मरी गए थे, कुछ की संख्या कम कर दी गई थी, और कुछ ने क्या किया, नए नए चारागाह ढूंढ लिए, जो नहीं ढूंढ पाए उन्होंने काम चेंज कर लिया। अगर हम बात करें राइका समुदाय की, तो 1947 के बाद वो तो क्योंकि बाउंड्री हो गई थी, तो एक जगह से दूसरी जगह भी उनको लेकर नहीं जा सकते थे, ठीक है। जानवरों को भी एक पर्टिकुलर एरिया ही उनको मिल गया था कि वहीं पर ही रहना है। तो वो क्या करने लगे, कुछ क्या करने लगे, वहां से शिफ्ट होने लगे दूसरी जगह पर, और कुछ ने अपनी जो काम है वही बदल दिया, ठीक है। कुछ ने क्या कर दिया, खेती करने लगे, कुछ क्या करने लगे, व्यापार के लिए इधर उधर चल पड़े, ठीक है। कुछ ने क्या किया, कर्ज ले लिया, ठीक है। तो यही वाली सिचुएशन। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अफ्रीका में जो चारावाह थे उनका जीवन पर क्या असर देखने को मिले। तो सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे मुख्य समुदाय कौन कौन से थे इनमें थे बेदुइन्स, बर्बेरस, ठीक है। इसके अलावा मसाई, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, सोमाली, बोनान, इसके अलावा तुर्काना। तो ये अलग अलग जगह पर रहने वाले कुछ समुदाय थे, और अफ्रीका की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेनली। तो आपको पता है कि यहाँ पर चारावाह की आबादी बहुत ज्यादा थी, और बहुत ही ज्यादा लोग रोजी रोटी के लिए इसी काम पर ही निर्भर थे। ये समुदाय तो थे ही। ये जो एरिया था जहाँ पर इनका रहना था, ये कैसा था, अर्ध शुष्क घास के मैदान थे यहाँ पर। तो आपको पता ही यहाँ पर खेती का जो है और घास का जो है वो क्या माहौल रहा होगा, ठीक है। तो जैसी बारिश होती थी उसके हिसाब से यहाँ पर खेती होती थी। तो बारिश जो रेगिस्तान का इलाका है तो कम ही होती थी। तो इसके अलावा इन्होंने और भी चीजें की थी, जैसे कि गाय भैंस पालते थे, इसके अलावा ऊंट, बकरी, गधे वगैरह, और कुछ व्यापार और कुछ क्या करते थे और चीजों में, जैसे कि खाल और ऊन वगैरह, ये सब कुछ बेच के अपना गुजारा कर लिया करते थे। ये सिचुएशन थी, ये बैकग्राउंड है, यहाँ के जो समुदाय थे, कम्युनिटीज थे, उनका ये हाल था उस वक्त। लेकिन हुआ क्या, औपनिवेशिक काल में चीजें बहुत ज्यादा बदल गई। तो यहाँ पर डिवीजन भी हो गया था। मसाई लोगों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि मसाई लोगों का कैसे क्या मामला रहा। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट समुदाय है जिसका नाम है मसाई समुदाय, ठीक है। अफ्रीका का समुदाय है, पूर्वी अफ्रीका का समुदाय है ये। और मेनली ये कहाँ पर रहता था, इसको हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। दक्षिणी केनिया में, ठीक है, लगभग वहां पर 3 लाख लोग रहते थे, मसाई जो थे। और दूसरी बात करेंगे हम तंजानिया की, यहाँ पर लगभग 1,50,000 लोग रहा करते थे, ठीक है। तो ये थी चीजें। अब समस्या यहाँ पर क्या आई, समस्या यहाँ पर ये आई कि जब यहाँ पर ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश और जर्मन के हिसाब से यहाँ पर डिवीजन हो गया मसाई लैंड का। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यही थी कि जो मसाई लैंड है उसको बांट दिया गया, क्योंकि देखिए पॉलिसीज बनी, उन्होंने अपनी अपनी पॉलिसीज बनाई। तो जो चरागाह है, जो चरने की जगह थी, ग्रेजिंग ग्राउंड थे, वो कम होने लगे, घटने लगे। तो जो मसाई लैंड है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। सेम पॉलिसीज थी कि भाई कुछ ना कुछ उनको प्रॉफिट होता ही है, जिस एरिया में, उस एरिया पे वो अपना कंट्रोल कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रिटिश जो थे उनके हिसाब से ये बात है 1885 की, 1885 में, ठीक है। ब्रिटिश जो थे उनके पास तो आ गया था केनिया का इलाका, और जो जर्मन थे उनके पास आ गया था तंजानिया का इलाका, ठीक है। तो अब ये कहाँ जाए, मसाई जो लोग थे ये कहाँ जाए, इनकी जमीन तो छीन ली गई, कब्जा कर लिया गया उसके ऊपर, तो अब क्या किया जाए। तो यही वाली सिचुएशन थी। हुआ ये कि इनको एक छोटे से एरिया में जाने के लिए बोल दिया गया, मतलब एक काम करते हैं कि हमने जिस एरिया पे कंट्रोल किया है उसको तो हम रखेंगे, लेकिन जो मसाई लोग हैं उनके लिए हम दूसरी जगह का इंतजाम कर देंगे। लेकिन वो जगह इतनी कम थी कि वहां पर कुछ भी काम उनके लिए नहीं हो पाया, ठीक है। अब देखिए मसाई जो लोग थे उनके लगभग 60% जो जमीन थी वो छीन ली गई थी उपनिवेशों द्वारा, ठीक है। मतलब जो उनके ऊपर सरकार थी, गवर्नमेंट थी, रूल कर रही थी, उन्होंने छीन ली थी जमीन। और बाकी जमीन जो उनके पास छोड़ी गई वो बहुत ही बेकार जमीन थी, ना बारिश होती थी वहां पे, ना ढंग की खेती होती थी, कुछ भी हालात बिल्कुल भी सही वहां पर नहीं थे। तो ऐसे में क्या किया जाता। अब देखिए बात यह है, इन लोगों के आने से पहले, यानी इस एरिया का उपनिवेश बनने से पहले अफ्रीका पर क्या होता था, मसाई लोग थे, उनका क्योंकि काफी एरिया था तो उनका जो एक तरीके से रौब था वहां पे काफी ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन जब से अंग्रेज आए थे तब उनकी जो आर्थिक स्थिति है और राजनीतिक स्थिति है दोनों पर ही फर्क देखने को मिला। दूसरी बात है, शिकार गाह बना दिए गए थे बहुत से चारागाहों को, मतलब जहां पर जानवर अपना खाना ढूंढने आते थे ग्रेजिंग ग्राउंड से, उनको अब शिकार करने की जगह बना दिया गया। और ये जगह थी कहां पर, कीनिया में मसाई मारा, ठीक है, मसाई मारा व सांबुरू नेशनल पार्क बनाया गया। और अगर हम बात करें, कीनिया की बात तो हो गई, अगर हम बात करें तंजानिया की,
तो तंजानिया में सेरेनगेटी पार्क बनाया गया। ठीक है, ये क्या शिकारगाह थे, शिकार करने की जगह थी, उनको कन्वर्ट कर दिया गया था शिकारगाह में। तो शिकार कर सकते थे वहां पर जानवरों, लेकिन चरा नहीं सकते थे, शिकार करने की आजादी सिर्फ उन्हीं लोगों को थी। ठीक है, दूसरी बात है रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा लगा दिए गए थे और इनकी जमीनों पर कब्जा जो है बढ़ता ही जा रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं अब मसाई लैंड। अब मसाई लैंड के बारे में बात, इनको बहुत ही छोटी सी जगह दे दी गई थी, जैसे कि दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया। इस एक पूरे एरिया में लोग रहा करते थे और एरिया भी काफी छोटा था और वहां पर काम ठीक से नहीं हो पाता था। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आगे क्या हुआ। तो जो मसाई लोग थे उनके बारे में सभी को पता ही है, एक छोटा सा एरिया उनको दे दिया गया था, बाकी हिस्सा अपने कंट्रोल में रख लिया गया था। तो उस छोटे से हिस्से में वो कैसे रहते लोग, और बहुत ही ज्यादा मुश्किल उनके लिए हो गई थी। आगे बात ये थी कि जो चरगाह थे, जो पास्चर्स थे, जो कि कह सकते हैं कि ग्रेजिंग ग्राउंड जो थे वो सूख चुके थे। ठीक है, और उन सूखने के चक्कर में ही क्या हुआ, जो जानवर हैं उनके जो पेट थे या फिर कह सकते हैं रेवड़ थे या फिर कह सकते हैं जो उनके पास जानवर थे, मवेशी थे, वो सब मरने की कगार पर आ गए, क्योंकि उनको खाना उतना मिल ही नहीं पा रहा था, भरपेट वो खा ही नहीं पा रहे थे। तो एक बहुत ही बड़ी समस्या हो गई थी। अब आगे एक समस्या और हुई, वो क्या थी कि उनको बाउंड्रीज में ला दिया गया, यानी उनकी सरहदें बना दी गई। ठीक है, सरहदों में कि हम स्पेशली किस चीज की बात करेंगे, जो मसाई लोग थे उनको आरक्षित इलाकों की श्रेणी में कैद कर दिया गया। मतलब एक कह सकते हैं कि एक आरक्षित इलाका था, उसमें उनको कैद कर दिया गया। बाकी अगर उनको बाहर आना है, किसी एरिया में जाना है, तो उसके लिए परमिशन की उनको जरूरत होती थी। बात है गोरे इलाकों की, यानी जिन्होंने अफ्रीका को अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। अगर उनकी बात करें तो ये लोग क्या थे, अपने अलग ही इनके जितने भी अफसर थे उनके लिए अलग अलग जगह पे ही मकान बने हुए थे, और मतलब बहुत बढ़िया तरीके से वो लोग रह रहे थे। और इन लोगों को बर्बर लोग कहा करते थे, समुदाय को। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्वभाव से ही बर्बर है, मतलब कि सिविलाइज्ड नहीं है, ऐसा बोला जाता था। और इनको आने के लिए रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया बाजारों वगैरह में भी। और लेकिन फाइनली गोरे लोगों को यानी इनको जरूरत पड़ने लगी इन काले लोगों की। ठीक है, जो कि मेंशन किया गया है, वर्ड गोरे काले इसमें मेंशन किया गया है, इस वजह से मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। ठीक है, तो इस इलाके में उनको आने की आजादी नहीं थी, लेकिन फाइनली क्योंकि उनको बहुत सारे उनसे काम करवाने थे, सड़कें बनवानी थी, इसके अलावा शहर बसाने थे, कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा काम था, तो वहां पे मजदूरों की जरूरत पड़ती, तो मजदूरों के रूप में यहाँ से लोगों को लाया गया। ठीक है, बोला गया। तो ये एक बात हो गई। अब ये जो लोग थे, कहाँ, ये एक एरिया ऐसा था जब दूसरे जो जनजाति है उनके ऊपर इनका प्रभुत्व हुआ करता था, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग हुआ करते थे मसाई। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, उनके पास बहुत ही ज्यादा लिमिट उनको कर दिया गया। ठीक है, तो ये कंडीशन तो उनकी बहुत ज्यादा खराब रहने वाली थी और आगे उनके जीवन पे भी असर डालने वाली थी ही। आगे हम बात करेंगे जब चरागाह सूख गए तो क्या कंडीशन हुई। जब चरागाह सूख गए तो फिर लोगों को क्या करना पड़ता, उनके जो ट्रेडिशनल उनके चरागाह जो चरवाहे थे, घुमंतु स्वभाव के लोग थे, उनको अपना जो पूरा का पूरा खुद को ही चेंज करना पड़ा और जो कंडीशन थी उसके अनुकूल ही खुद को बनाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि संकट के समय में क्या होता है कि खुद को चेंज करना पड़ता ही है। तो उन्होंने क्या किया, वैसे तो विरोध की बात अगर करें तो वो तो हुआ ही, लेकिन इतना ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, अब ये बात भी थी कि जो मसाई लोग थे, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं था कि एक ही तरीके का प्रभाव सभी लोगों पे पड़ रहा है, एक ही तरीके का प्रभाव सभी लोगों पे देखने को नहीं मिला। ठीक है, कुछ के अलग वर्ग थे, तो वो भी हम आगे देखेंगे। और अगर बात करें मवेशियों की, उनके जो जानवर मरे थे, तो भूख से और बीमारी से, दोनों ही चीजों से उनके जानवर मरे और लाखों तक उनकी संख्या गई, चाहे वो भेड़ हो, चाहे वो बकरियां हो या फिर कोई भी हो, उनके पास जो भी जानवर थे बहुत ही ज्यादा तादाद में मारे गए। ठीक है, 2-3 साल के अंदर ही बहुत ज्यादा विनाश हो गया था। फिर हम बात करेंगे कि इन सबका स्वरूप एक जैसा नहीं था। इसमें हम बात करेंगे मसाई लैंड की, जिसमें कि वरिष्ठ जन और योद्धा जन में डिवाइड था इनका ग्रुप, जिसमें कि योद्धा मतलब होता है वॉरियर्स और वरिष्ठ जन मतलब एल्डर्स। ठीक है, तो वरिष्ठ जन क्या था, शासक वर्ग था। इसमें वो लोग शामिल थे जो कि शासन करने का काम करते थे, और वॉरियर्स का आपको पता ही है, यानी योद्धा यानी लड़ने वाले जो लोग थे वो इसमें थे, कबीले की हिफाजत करने वाले जो लोग थे वो इसमें शामिल थे। अच्छा, इसमें जो शामिल होना था योद्धा को, उसके लिए उनको क्या करना होता था, उनको दूसरे जो कबीले हैं उनकी संपत्ति को हथियाना होता था, उनकी संपत्ति पर कब्जा करना होता था। जब तक वो संपत्ति पर कब्जा नहीं कर लेते थे दूसरे कबीलों की, तब तक उनको योद्धा नहीं माना जाता था। और इसके लिए क्या करना होता था, उन्हें उनके वहां के जानवर लेके आने होते थे कब्जा करके। ठीक है, तो जानवर ही बहुत बड़ी संपत्ति माने जाते हैं ना इनकी, तो फिर इस वजह से युवाओं को फिर योद्धा वर्ग में रखा जाता था जब वो ये काम कर लिया करते थे या फिर मवेशी छीन कर लाया करते थे। उससे पहले उनको योद्धा नहीं माना जाता था।
ठीक है, यहाँ पर एक पिक्चर है, देखिए यहाँ पर ये वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, इस तरीके से इनको बोला जा रहा है ट्रेनिंग वगैरह के लिए। ठीक है, और मतलब एक तरीके से ये दिखा रहे हैं कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर पावर है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती थी। लेकिन औपनिवेशिक टाइम में क्या हुआ, इनकी लड़ाइयों पर भी पाबंदियां लगा दी गई, इन सब जो नियम थे उनको बदल दिया गया। मतलब इनका जो ट्रेडिशन था उसको पूरी तरीके से उन्होंने अपने हिसाब से चेंज कर दिया था। तो इनकी जो कंडीशन थी वो अब कैसी हो गई थी, खराब हो गई थी। अब वो वाली बात नहीं रही थी पहले वाली जो कि इनकी थी, यानी पहले इनका जो प्रभाव था वो काफी बना हुआ था, लेकिन अब इनके ट्रेडिशन को बिल्कुल ही कम कर दिया गया। तो ट्रेडिशन में बदलाव किए गए इनके, तो फिर इनकी जो पर्सनैलिटी थी, इनकी जो छवि थी उस पर तो असर होना ही था। अब क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, मुखिया नियुक्त किए। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, मुखिया नियुक्त कर दिए थे। ठीक है, अब मुखिया क्या करते थे, वो सारा सामान इकट्ठा कर लिया करते थे। जैसे कि होता ही है कि उनको जितना भी सामान, उनको जहां से भी उनको भ्रष्टाचार वाली बात आ जाती है कि जहां से भी उनको सामान मिला उन्होंने वहीं पर ही क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार के थ्रू वहां से सामान उठा लिया। तो वो वाली चीज हुआ करती थी। जमीन भी खरीद सकते थे। ठीक है, लेकिन ये जो लोग थे इनके पास कुछ भी नहीं था करने के लिए। अगर ये क्या कर सकते थे, ये जो मसाई लोग थे, ये जमीन खरीदने काम अगर करें तो उसके लिए इनके पास पैसा भी इतना नहीं था। पैसा ये लेंगे किसी मुखिया से या फिर किसी बड़े आदमी से पैसा लेंगे, तो वो क्या करेगा, पूरी जिंदगी इनको तो नौकर बना के रखेगा। तो वही वाली बात थी। लेकिन उनको कुछ को क्या करना पड़ा, पैसा लेना पड़ा कर्जे पर, और व्यापार करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत उनको पड़ गई। ठीक है, कुछ ने अपने जानवर भी बहुत ज्यादा कम कर दिए ताकि खर्चा जो है वो कम हो सके, और दूसरी बात है कि जो भी जमीन अवेलेबल है उसके ऊपर उनको ले जाया जा सके। ठीक है, तो काफी हालत खराब हो चुकी थी। कुछ लोगों ने तो अपना काम ही शिफ्ट कर दिया, जैसे कि कच्चा जो कोयला था उसको जलाने का काम करने लगा, या फिर कोई कुछ और काम में लग गया, कोई सड़कें बनाने में या फिर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें लग गए। तो सबने अपने अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से जिनको लगता था कि जो काम वो कर सकते हैं उस हिसाब से वो उस काम में चले गए, क्योंकि उनकी बात कोई सुन तो रहा ही नहीं था। ठीक है, तो वैसे अगर बोला जाए कि सरकार ने कोई पॉलिसी बना दी है कि ये चीज रिमूव कर दी गई है, हटा दी गई है, लेकिन फिर भी कबीले के अंदर जो सरदार, जो वरिष्ठ वर्ग और योद्धा वर्ग था, उनके बीच में जो ट्रेडिशनली गैप था वो फिर भी बना ही रहा। लेकिन ये है कि चरवाहो हो या फिर कोई भी इंसान हो, ठीक है, हर किसी में अमीर भी होते हैं लोग और गरीब भी होते हैं। तो इनकी जिंदगियों पर अलग अलग तरीके से ही प्रभाव देखने को मिलता है। जो अमीर है वो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई तिकड़मबाजी लगा के, जुगाड़ लगा के अपना काम बना ही लेगा। लेकिन जो गरीब है, चाहे वो किसान है, चाहे वो चरवाहा है, चाहे आम व्यक्ति है, उसकी जिंदगी पर असर देखने को मिलता ही है। तो निष्कर्ष के तौर पर, यानी कंक्लूजन के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि विश्व में या फिर वर्ल्ड में कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो इंडिया की बात हो रही है या फिर अफ्रीका की, फिर किसी और कंट्री की, जब किसी देश को अपना उपनिवेश बनाया जाता है तो पूरा का पूरा ये चीज की जाती है कि जो प्रॉफिट है वो उस कंट्री को ज्यादा से ज्यादा मिले। यानी दूसरी कंट्री का तो शोषण होता है, क्योंकि उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, उसके ही घर पर आकर, उसके ही घर पर कब्जा कर कर उसके ही लिए ही कानून बनाए जाते हैं, और ये बोला जाता है कि ये कानून हम तुम्हारे लिए बना रहे हैं क्योंकि ये चीज सही है। तो ये वाली जो चीज है ना, ये इसको समझने की जरूरत है। ये चरवाहे हैं, ये इधर उधर क्यों घूमते हैं, क्यों दिखते हैं ऐसे, लेकिन अगर इनकी जिंदगी में करीबी से देखा जाए, बारीकी से देखा जाए, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किलों भरी इनकी जिंदगी है। जैसे कि अलग प्रोफेशन है, ऐसे ही इनके भी प्रोफेशन है। तो चरवाहे हो, चाहे पुराने टाइम की बात हो इनकी पास्ट की, या फिर आज की बात हो, तो कुछ ना कुछ इन्होंने जैसे कहते हैं ना कि स्थिति परिस्थिति के हिसाब से ढल जाया करते हैं, वही वाली सिचुएशन देखने को मिली। और ज्यादातर तो यही हो गया, ट्रेडिशनल वर्क जो था वो कम हो गया है। अब तो लोग ज्यादा दूसरे व्यापारों में या फिर इसी की फॉर्म में दूसरा व्यापार उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यही वाली बात है। चलिए, हो गया हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म हो चुका है। और प्लेलिस्ट जो है उसमें जाकर आप जरूर देखिए, सारे लिंक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। दूसरी बात यह है कि एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम चाहे फेब में हो, चाहे फिर मार्च में या फिर बाद में, तो आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से तैयारी करते रहना है। और लाइव आना ना भूले, आपकी पीपीटी रेडी है एकदम। ठीक है, टेलीग्राम जो चैनल है उसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये ग्रुप है हमारा एनवीएस के बच्चों के, टीजीटी के लिए, एनवीएस हो या फिर केवीएस हो, उन बच्चों के लिए ग्रुप है। तो अभी फिलहाल केवीएस चल रहा है तो केवीएस के लिए ग्रुप है। दूसरी बात, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आए तो, ताकि मैं और भी आपको वीडियोस अच्छे से प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो जो नाइट में सीरीज होगी वो होगी आपकी क्वेश्चन सीरीज, यानी इसी टॉपिक से रिलेटेड वहां पर एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे। तो बने रहिए फोस्टर एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।